देखिए, ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे के पहलू तो हैं, पर दोनों अलग भी हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ज्योतिष टाइम की बात करता है। टाइम का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ज्योतिषी के पास आता कौन, लोग जाते क्यों हैं? वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका पास्ट का जो जीवन है, उसका जो एक्सपीरियंस है, अच्छा और बुरा, वो उनको ज्योतिषी के पास लेके जाता है। वर्तमान की उथल पुथल ज्योतिषी के पास लेकर जाती है, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ये भी ज्योतिषी के पास लेके जाती है। तो हम कह सकते हैं कि काल को समझना ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो फिर वास्तु क्या है? वास्तु है स्पेस को समझना। स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है? जैसे कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, तो मैंने ये स्पेस यहां पर ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस स्पेस के अंदर जो मेरा बेस है, अगर उसमें कोई ऑल पेन या कोई कांटा होगा तो मेरे को कष्ट तो होगा, बैठा नहीं जाएगा इस पर। अगर मेरी बैक जो है, बैक के अंदर ये अगर कंफर्टेबल नहीं हुआ तो मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर ये मेरी जो बैठने का जो सीट है उससे छोटा होगा तो भी मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये कुर्सी मेरे शरीर के मापदंडों के अनुसार सुरक्षित और सुख देने वाली है, तो मैं कह सकता हूं कि इस कुर्सी का वास्तु मेरे लिए अच्छा है। और अगर ये कष्ट दे रही है तो इस कुर्सी का वास्तु मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो पर वास्तु सिर्फ इतने से ही शामिल नहीं है कि हम सिर्फ जहां वास करते हैं उसको वास्तु कहते हैं, परंतु स्पेस शब्द का मतलब यह है कि वो कॉस्मिक वर्ल्ड, तो हमने जब किसी पृथ्वी पर अपनी एक जगह चुनी, तो उस जगह पे जो भी कॉस्मिक रूल्स लगते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पे असर डालते हैं। तो वास्तु एक मतलब जो स्पेस की कैलकुलेशन है, और ज्योतिष जो है वो टाइम की कैलकुलेशन है। तो स्पेस का मतलब वो अनंत आकाश भी है। जिस जगह पे हम बैठे हैं वहां की हवाएं, वहां का प्रकाश, वहां का पानी और वहां के कॉस्मिक रूल्स, वो सारी चीजें जब हम पर जो असर कर रही होती हैं, वही असर अगर अच्छा है तो हम अच्छी वास्तु में निवास कर रहे हैं, और वो सब बुरा है तो हम बुरी वास्तु में निवास कर रहे हैं। ये है बेसिक मतलब वास्तु का। तो वास्तु का मतलब वास शब्द, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई साहब आपका क्या, आप कहाँ निवास करते हैं, तो वहां शब्द है निवास, वास, मतलब आप रहते कहाँ हो। तो हम जहां भी रहते हैं या जहां भी हम बैठते हैं, उस जगह की कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन में ज्यामितीय कैलकुलेशन भी है। कहने का मतलब है कि आपकी दीवारें, आपकी छत, ये सब चीजें उसमें काउंट होंगी, और वो सब काउंट होकर वास्तु बनेगी। उसमें जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको मत्स्य पुराण की एक कहानी बताई थी कि अंधकासुर और भगवान शिव का युद्ध होता है और उससे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है, और उसे हम पृथ्वी पे सारे देवता उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो कहानी तो चलो मैथोलॉजिकल स्टोरी है, पर उसका असली अर्थ क्या है? असली अर्थ ये है कि जैसे ही वैसे तो सब भूमि गोपाल की है, पर जैसे ही उस जमीन पर, इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर, जब हम एक बाउंड्री वाल का निर्माण करते हैं, जब हमारा घर होता है, कोई जमीन होती है, हम उसको अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल का निर्माण करते हैं, और बाउंड्री वॉल का निर्माण करते ही ये सारी ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं। अब इस बाउंड्री वॉल के जो बगल वाला घर है या उसके इस तरह वाला घर है, उसके अंदर की ज्यामिति अलग है, मतलब उसका नक्शा अलग है, हमारे मकान का नक्शा अलग है, और इस मकान का नक्शा अलग है। इसलिए तीनों का भाग्य भी अलग अलग है। चलिए, अब क्या वास्तु से भाग्य बदल सकता है? ठीक है, ये भाग्य को एक सहायता प्रदान करता है। सबसे पहली बात बताएं, वास्तु किसी का भाग्य बदलता नहीं है, भाग्य को अच्छा करने में सहायता प्रदान करता है। अब भाग्य आप कहें कि जब नहीं बदलता तो हम वास्तु को कैसे यूज करें, वास्तु का मीनिंग क्या है, सारी बातों को आज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो समझें, हमारे सृष्टि में 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह हमारे जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में नुकसानदायक और लाभदायक रूप में एक्ट करने लगते हैं, सबके जीवन में अलग अलग तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि राहु केतु को एक मान लें और बाकी 7 ग्रहों को एक मान लें, तो टोटल 8 तरह की शक्तियां
हमारे जीवन में। राहु केतु को मैंने उसमें एक काउंट किया और बाकी 7 ग्रहों को काउंट किया। तो 8 प्रकार की शक्तियां हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा असर करती हैं और उसमें एक शक्ति है वास्तु। और कभी कभार किसी किसी के जीवन में वो शक्ति इतनी हावी हो जाती है कि उसका जीवन कभी कभी नर्क जैसा भी हो जाता है। अब ये वास्तु कैसे हावी हो जाती है? हर किसी पे तो हावी नहीं होती। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे वास्तु के केस देखे, बहुत सारे वास्तु की। तो और मेरे स्टूडेंट्स का भी अक्सर प्रश्न होता है कि सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मतलब ऐसी गलत वास्तु के अंदर ये व्यक्ति रह रहा है और व्यक्ति के जीवन में ऐशी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं, इन पे भी मैंने बहुत रिसर्च की। तो जब अगर गलत वास्तु के अंदर अगर हम रह रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं हो रहा, तो उसका क्या कारण है? और एक अच्छी वास्तु में रहकर भी कष्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपके सामने दूंगा यहाँ पर। तो मैंने शुरुआत की थी, मैं अपने मूल तत्व पे आता हूँ और फिर मैं इन सारे प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देता हूँ। तो जैसा कि वास्तु मैंने कहा कि जहां आप वास करते हो वहां के कॉस्मिक रूल, वहां के चुंबकीय रूल, वहां के ज्यामितीय रूल, ये सारे जब रूल जुड़ते हैं तो वो आपके जीवन में अच्छा और बुरा जिस प्रकार से एक्ट करते हैं, हमारे जीवन में वैसा ही सब कुछ आने लगता है। इसको दर्शाने के लिए आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं। अभी की अभी आपको इस ज्यामितीय रूल का भी उत्तर मिल जाएगा और ज्यामितीय रूल से आपके वास्तु का भी उत्तर मिल जाएगा। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी घर में, किसी ऑफिस में या किसी भी कैंपस में अगर आप बैठे हैं, तो जस्ट अपनी छत की तरफ देखें और छत की तरफ देखने के बाद छत की तरफ देखें और छत की तरफ देखने के बाद सिर्फ आपको वैचारिक रूप से अनुभव करना है कि आपकी छत 2 फुट नीचे आ गई। मतलब ये जो आज जो भी इस जितनी भी ऊंचाई पर वो छत है, अगर वो छत 2 या 2.5 फुट नीचे होती है, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? इसी वक्त जहां आप बैठे हैं, आप बताएं कैसा अनुभव करेंगे? मतलब अगर छत नीचे आ जाए 2-2.5 फुट, तो आप कैसा फील करेंगे? जी गुरुजी, थोड़ा घुटन सी महसूस होने लगेगी। बिल्कुल यही जानना चाहता था कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा घुटा महसूस करेंगे। अब मैं कहता हूं कि अगर आप इसको उम्मीद करें कि छत 2 फुट 2.5 फुट ऊंची है, जो अभी वर्तमान ऊंचाई से 2-2.5 फुट ऊंची है, तो कैसा अनुभव करेंगे? गुरुजी थोड़ा खुला खुला फील करें। खुलापन, बिल्कुल। अब सिर्फ छत को हमने इमेजिन किया, छत जो है वो वही है, सिर्फ इमेजिन किया कि अगर ये 2 फुट नीचे होती तो हम घुटन महसूस करते हैं, और यही छत अगर 2 फुट ऊंची होती तो हम खुलापन महसूस करते हैं। यही ज्यामितीय रूल है। तो अगर आपका नक्शा बन रहा है और वो अगर वास्तु के अनुरूप बन रहा है, तो वहां हम मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जिएंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जिएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कॉस्मिक रूल। कॉस्मिक रूल का मतलब क्या है कि बहुत सारे कॉस्मिक रूल है, उसमें से एक रूल आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सूरज पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। भारत में भी सूरज पूरब से उगेगा, जापान में भी और अमेरिका में भी। तो जब सब जगह सूरज पश्चिम पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये जो कॉस्मिक रूल है ये पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। चलिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अभी हम इसमें से छोड़ देते हैं। एक जिस भूभाग पे ज्यादातर लोग रहते हैं उसी की बात करते हैं। तो पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, तो ये कॉस्मिक रूल फिक्स हो गया। और जब ये कॉस्मिक रूल फिक्स हो गया, दूसरा कॉस्मिक रूल क्या है कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक अर्थ एक बहुत बड़ा चुंबक है, इस चुंबक की शक्ति से तो चंद्रमा मतलब अर्थ के साथ एक घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है और उसके अक्ष पर चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हमारे जो सैटेलाइट है वो भी एक कक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो कनेक्ट रहते हैं, वो मतलब अनंत स्पेस में गायब नहीं हो जाते। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक कॉस्मिक रूल है। सबके लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल समान है, पूर्व और पश्चिम दिशा समान है। तो इन कॉस्मिक रूल्स के जो रूल्स हैं वो हमारे जीवन पे कैसे असर डालते हैं? तो जैसे ही मैंने अभी शुरू में बोला कि बाउंड्री वॉल खींचने के बाद ये वास्तु काम करने लगता है। मैंने बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों के अनर्गल बातें सुनी है, मुझे अफसोस से बोलना पड़ रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, इसलिए मैं किसी भी वास्तुशास्त्री का यह नाम नहीं लूंगा।
परंतु अगर हम अपना सिर्फ लालच और शायद एक 100-150 रुपए की किताब पढ़कर वास्तुशास्त्री बने हैं, तो उससे वास्तु नहीं आता। वास्तु के लिए आपको ग्रंथों को पढ़ना होगा, उसको मनन करना होगा। तो मैंने कुछ वास्तुशास्त्रियों ने सुना कि छोटे प्लॉटों में वास्तु लागू ही नहीं होती। ये बात मुझे बहुत लोगों ने बताया कि इस वास्तुशास्त्री ने कहा, उस वास्तुशास्त्री ने कहा। ये बिल्कुल गलत है। एक कमरे के अंदर भी वास्तु लागू होती है, एक छोटे से केबिन में भी वास्तु लागू होती है। जहां पर भी बाउंड्री होगी वहां वास्तु काम करेगा। सूक्ष्म वास्तु और स्थूल वास्तु, दो प्रकार की वास्तु होती हैं। पूरे जमीन पे मकान पर एक स्थूल वास्तु काम करती है, उसके एक एक कमरे के अंदर सूक्ष्म वास्तु काम करती है। तो छोटे मकानों में वास्तु काम नहीं करती, ऐसा वास्तुशास्त्री इसलिए बोलते हैं कि वहां से उनको उनके लायक फीस नहीं मिलती। वो उनको अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको फीस अमीर घरों से मिल सकती है जहां बड़े मकान हो। तो उनको अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा बहाना है कि छोटी जगह में वास्तु नहीं लगती। दूसरा एक और मिथ संसार में चल रहा है कि फ्लैट्स पर वास्तु नहीं लगती। भाई, फ्लैट्स में क्या सूरज पश्चिम से उगने लगेगा? क्या फ्लैट्स वालों के लिए नॉर्थ पोल कहीं और बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सेम रहने वाला है। चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बंकर हो, या आपका मतलब गाड़ी हो, या आपकी कुर्सी हो, या आपकी मेज हो, सब पर वास्तु लगती है। चाहे वो उसमें ज्यामितीय रूल हो, चाहे उसमें कॉस्मिक रूल हो, तो ये रूल्स तो सबके लिए समान है। तो समान होने की वजह से ये वास्तु आपके हर क्षण लगेगी। जब आपको नीची छत में घुटन होती है और ऊंची छत में आपको खुलापन महसूस होता है, तो ये तो हर जगह लागू होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये सारे जो नियम हैं, इन नियमों को अगर हम सिलसिलेवार पढ़ लें तो वो वास्तु है। तो वास्तु का मतलब यह है कि वो स्पेस जो आपने ग्रहण किया है। स्पेस का मतलब आपने वो जमीन जिसकी बाउंड्री वाल आपने खिंचवा दी, खिंचवाते ही उसमें प्राण आ गए। जैसे चींटी में प्राण है और हाथी में प्राण है। यहाँ छोटे और बड़े का मोल ही नहीं है। चींटी में भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है, और दोनों के दोनों अपने आप में एक जीवित जीव है। इसी प्रकार से पृथ्वी पे जैसी बाउंड्री वॉल बनती है तो वास्तु पुरुष विराजित हो जाते हैं। और वास्तु पुरुष विराजित उस आत्मा की तरह है। अगर आपने उनको कष्ट दिया तो वो आपको कष्ट देंगे, अगर आपने उनको खुश रखा तो वो आपको खुश रखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने अगर वास्तु के रूल्स को फॉलो कर लिया तो हम वहां स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। अगर हमने वास्तु के रूलों को अनफॉलो किया, उनकी अनदेखी की, तो हमारे जीवन पे कष्ट आ सकते हैं। एक प्रश्न मैंने शुरू में उठाया था कि अच्छी वास्तु में भी कुछ लोग कष्ट पा रहे हैं और बुरी वास्तु में भी कुछ लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इसका जवाब प्रश्न भी मैंने ही रखा था, उत्तर भी मैं ही दूंगा। देखिए, जब हमारे ज्योतिष में समय अच्छा होता है, हमारी कुंडली में पावरफुल राजयोग होते हैं और दशाएं अच्छी होती हैं, तब छोटी मोटी समस्याओं का असर हमारे जीवन पर नहीं होता। इसको ऐसे समझें कि मैंने खली को घूंसा मारा, खली को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर खली ने अगर मुझे घूंसा मारा तो मेरे को बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मैं उस घूंसे को सहन करने की ताकत में नहीं। तो जब आपकी दशाएं अंतर्दशाएं मजबूत होती हैं, आप ताकतवर होते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों का असर आप पे होता जरूर है। अगर मैंने खली को घूंसा मारा, चाहे वो उसको बहुत साधारण सा असर हो, उसने झाड़ दिया उसको, परंतु उसके घूंसा लगा है, उसका असर उस पर नहीं हुआ क्योंकि वो मजबूत है। तो असर तो उनको निश्चित रूप से होता है उस बुरी वास्तु का, पर क्योंकि उनकी दशाएं कुंडली मजबूत होती है तो वो असर नगण्य सा हो जाता है। अब मैं इसको और ढंग से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप सब इमेजिन करो कि आप, जैसे मैंने अभी आपको छत का इमेजिन कराया था, दूसरी वास्तु का रूल इमेजिन करवा रहा हूं आप लोगों को कि जैसा कि आपके, मान लीजिए कभी आपने अनुभव किया होगा, मैं वही करवा रहा हूं जो सबके जीवन में घटा है, कुछ भी नया नहीं दे रहा। कभी किसी के पैर पे, अंगूठे पे कुछ चोट लग जाती है, छिल जाता है, तो उसके बाद आप कैसा फील करते हो? उसके बाद आपको दीवार, फर्नीचर, हर चीज उस पर टच होती है तो आपको फीलिंग होती है, दर्द होती है, और आप अनायास ही पूछते हो आज सब चीजें मेरे से भिड़ क्यों रही है, मतलब मेरे अंगूठे से भिड़ क्यों रही हैं? वो सारी चीजें आपके अंगूठे से रोज टच होती है पर आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका रोज वो चोट होती नहीं है। जिस दिन चोट होती है उसी दिन पता चलता है। तो जब हमारा समय खराब होता है तब सारी नेगेटिव शक्तियां बहुत पावरफुल हमें फील होती हैं। इसलिए फील होती हैं क्योंकि हम कमजोर होते हैं। जैसे आईसीयू के कक्ष के अंदर जब कोई व्यक्ति को, हम किसी व्यक्तियों को जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है पर उस आईसीयू में बैठे व्यक्ति का इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है।
हम सब जिन जीवाणुओं के बीच में बड़ी स्वस्थ रूप से जी रहे हैं, उन जीवाणुओं पे वो आईसीयू में बैठा व्यक्ति नहीं जी सकता। तो हमारे इर्द गिर्द के जो जीवाणु हैं वो उस आईसीयू वाले व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाएं, तो हम बाहर अपने जूते उतार कर, मास्क लगाकर एंट्री करते हैं और कुछ क्षण के लिए रुककर वापस आ जाते हैं, ज्यादा समय वहां नहीं रुकते। तो इसी प्रकार से जब हमारी दशा खराब होती है और हम आईसीयू में होते हैं, तो ये सारी शक्तियां स्ट्रांग हो जाती है। वास्तु से संबंधित और भी बहुत सारी शक्तियां समय आने पे उनके बारे में बताएंगे, और वो हमें ज्यादा कष्ट पहुंचाती है। परंतु खली जैसे व्यक्ति को जैसे भूसे ने कष्ट नहीं पहुंचाया, तो जब हमारा समय अच्छा होता है, गलत वास्तु भी होती है, तो बस ये होता है कि हम 100 रुपए कमाने की जगह हो सकता है कि 90 पे रुक रहे हो, पर हमें वो कमाई ही दिख रही हो, उसमें कुछ भी लॉस नहीं दिख रहा हो। पर अगर वास्तु अच्छी होती तो 90 की जगह वो 100 या 125 भी हो सकता था। इस चीज को अगर हम समझ लेंगे तो वास्तु की वैल्यू समझ लेंगे। तो वास्तु तो एक ऐसी सहायक औषधि है, या समझ लो कि आज के जमाने में जो सप्लीमेंट होते हैं, कि अगर हम अच्छी वास्तु में रहेंगे तो जो भी आपका भाग्य है उससे अधिक कुछ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारी शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी, हम अपने लाइफ को अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, और हमारा संघर्ष का जो रेशो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन को और बेहतर, हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम गर्मी के अंदर एसी चलाते हैं, ये सब किस लिए करते हैं? जिससे हमारा जीवन थोड़ा सुखमय हो जाए। तो ये सब चीजें की सहायता हम लेते हैं ना। ऐसे ही अगर हम अच्छा वास्तु अनुरूप मकान में रह लें, वो आपको ये सब चीजें सहायता देगा, आपके जीवन में उमंग तरंग या आपका मनोबल को बूस्टअप रखेगा, जैसे कि आपको ऊंची छत पे खुलापन महसूस हुआ। ठीक है। इस प्रकार के वास्तु के फार्मूलों को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो सुख शांति समृद्धि के जो आसार हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, बुरे समय को हम फेस करने की ताकत रखते हैं। पर अगर वास्तु अनुरूप मकान नहीं है तो बुरे समय और बुरा हो जाता है, क्योंकि वो जो अपरिचित, जो हमें आंखों से जो ऊर्जाएं नहीं दिख रही हैं, उनका भी असर हमारे जीवन पर होने लगता है। तो अगर हम वास्तु को इस प्रकार से समझेंगे, तो हम इसको अगर अपने जीवन में भी उपयोग में लाएंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होगा। मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे अनुभवों की बात कर रहा हूं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक घर में गया, मेरे को किसी अधिकारी ने मुझे हायर किया वास्तु के लिए, मैं उसके घर में गया, उसके घर को मैंने पूरा चेक किया। उसने कहा आपको इस घर में क्या दिखता है? मैंने कहा इस घर में मौत दिखती है। तो वो चौंका, कहता आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने कहा इसके कारण मैं बाद में बताऊंगा, आप बताएं आपका क्या अनुभव है। तो उसने कहा इस घर में 3 लोग अलग अलग समय पे रहे, तीनों में एक एक की मौत हुई, और उसके बाद उन्होंने मकान को बेचा और अब मैंने खरीदा क्योंकि सस्ता मिला मुझे। तो ये आपने कैसे भांप लिया? हालांकि मैंने इसका उपाय कर लिया, उस व्यक्ति ने बोला। मैंने क्या उपाय कर लिया? उसका मकान नॉर्थ ईस्ट से बड़ा हुआ था। आप मेरे पिछले एक वीडियो में देख सकते हैं शेप ऑफ लैंड के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ना, मैंने कहा कि वैसे तो टेढ़ा मेढ़े मकान अच्छे नहीं होते, पर नॉर्थ ईस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब अगर बड़ा है तो इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि ईशान कौन बड़ा है? बृहस्पति का कौन बड़ा है? और बृहस्पति के अच्छे तत्व ज्यादा हैं, तो बुरे अगर कुछ चीजें में कमी भी आएगी तो शायद वो उसे बचा लेगा। तो उसने ईशान कोण, बड़े ईशान कोण को काट कर अपना सीधा मकान कर लिया था, और जो बची जमीन थी, जो टेढ़ी जमीन जैसे सीधी कर दी और ये तिरछी जा रही है, उस तिरछे वाले एरिया में उसने मिट्टी भर दी थी और ऊपर तक, और उसमें पौधे लगा दिए। चलिए, उसने जो किया वो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार किया, परंतु उसने कहा कि मैंने उपाय कर लिया। मैंने कहा ये उपाय नहीं है, ये बीमारी भी नहीं है इस मकान की। इस मकान की बीमारी है आपके अग्निकोण का बोरवेल, जो आपने खुदवा रखा है, वहां पे पानी का टैंक बनवा रखा है अग्निकोण में। ये अकाल मृत्यु देता है। आपने अग्नि तत्व को डिस्ट्रॉय किया है, खुदाई कर कर और जल भरकर, और इसकी वजह से इस घर में मतलब मौतें होती है। आपको इसको ठीक करना होगा। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि इस तरीके के बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम उस सब चीजों को अपने साथ जोड़ लें और जोड़कर हम करें, तो हम अच्छा एक वास्तु मतलब अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, बनस्पत जो आपका जीवन मिला हुआ है उसमें और ज्यादा स्ट्रगल हम अपने जीवन में बढ़ा लें वास्तु के कारण से। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वास्तु की वैल्यू है। वास्तु को मेरे पास अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रमाण देने लगूं, तो और बकायदा मैं उन एड्रेसेस और फोन नंबर और व्यक्तियों के साथ प्रमाण दे सकता हूं जिसके अंदर लोगों ने कष्ट पाया वास्तु के कारण से,
और वास्तु ठीक होने के बाद उनके जीवन में वो जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए ये प्रामाणिक विद्या है। और अगर इसका उद्गम की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले है कि हम इतनी बातें तो कर रहे हैं, ये मेरे से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कुछ और नए प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि साहब ये वास्तु करीब 15 साल पहले तो था नहीं, ये 15 साल से इसका शोर शराबा मच रहा है, ये तो सब आप लोगों के कमाने का कारण है, का ये खेल है। तो उसके बारे में भी मैं आंसर कर देता हूँ। ये 15 साल से नहीं, हमारा वैदिक कालीन ये ग्रंथों से आया। 15 साल से क्यों आपको दृष्टिगोचर हो रहा है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। 15 साल को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, 20 एक साल की बात कर लेते हैं। 20 एक साल पहले वास्तु का कम बोलबाला था, 20 एक साल से ज्यादा है। इन दोनों बातों पे अभी चर्चा कर लेते हैं। वास्तु जो है इसे बोलते हैं स्थापत्य वेद। जो हमारे 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के उपवेद हैं। उन उपवेदों में स्थापत्य वेद वास्तुकला का उपवेद है। और अगर आपने वास्तुशास्त्रियों के नाम सुने होंगे तो उसमें हमारे जो मुख्य वास्तुशास्त्री हैं वो है विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा प्रकाश उनका एक ग्रंथ है। ऐसी मैमतम, एक मयासुर जो रावण के ससुर साहब थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनका ग्रंथ है मयासुर, त्रेता युग के अंदर। तो मैमतम के नाम से, तो इस प्रकार से वास्तु के आचार्य तो बहुत सारे हुए। वराहमिहिर ने अपने वराह संहिता के अंदर वास्तु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिसमें वास्तु के ग्रंथ मिलेंगे। जो सबसे अच्छा वास्तु का ग्रंथ मुझे लगा, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि वो बहुत दूर का नहीं है। अगर हम बात करें कि मयासुर त्रेता युग, बहुत दूर की बात है। विश्वकर्मा जिन्होंने भगवान कृष्ण की द्वारिका को की रचना की थी, वो भी बहुत दूर की बात है। परंतु अगर हम बहुत दूर की बात ना करें तो अब हमारे जो मगध के या उज्जैन के राजा थे हमारे, ये राजा भोज। आपने नाम तो सुना होगा राजा भोज का, भोज संहिता और इस तरह की बातें। तो उनका भी एक ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। राजा भोज का ग्रंथ लिखा हुआ सम्रांगण सूत्रधार है। बहुत ही विशाल और बहुत ही तथ्यपरक ग्रंथ है। अगर एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनना है तो अपने जीवन काल में सम्रांगण सूत्रधार जरूर पढ़ें, आपको असली वास्तु अगर सीखना है तो। साउथ के भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। मनुषालय चंद्र का एक ग्रंथ है केरल का, और वो भी बहुत पुराना नहीं है। जैसे राजा भोज है ऐसी मतलब बहुत पुरानी सदियों का नहीं है। मतलब जैसे त्रेता युग और द्वापर युग की बात नहीं करें, इसी युग की बात करें तो इसी युग का ग्रंथ है। उसमें पूरा आपका इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर उसमें मिल जाएगा। आपको जैसे मैं मतलब बताया इस प्रकार से वास्तुराज वल्लभ और बहुत सारे ग्रंथ हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट है। मैं आपको अगर मिला तो मैं इसी के लिंक के अंदर आपको उन सब ग्रंथों की लिस्ट भी डाल दूंगा, जिससे आप लोग आराम से उन ग्रंथों को ढूंढ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। तो वास्तु के ग्रंथों का जो जहां तक सवाल है, वो जो पास्ट है बहुत पुराना है। तो पहले वास्तु नहीं होती थी और अब वास्तु होने लगी, तो इसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो पुराने जो वास्तुकार थे, मतलब जो जिसे आप मिस्त्री कहते हो, वो मिस्त्री खुद वास्तु के सारे नियम जानते थे। और समय के साथ मिस्त्री के बच्चों ने मिस्त्री का काम नहीं किया, ब्राह्मणों के बच्चों ने ब्राह्मणों का काम नहीं किया, जिस जो जो काम करता था उनके आगे की संतति ने काम नहीं किया। तो वो जो चेन ब्रेक हुई, उस ब्रेक की वजह से ये सूत्र भी खो गए कहीं ना कहीं। मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए, इसके पीछे भी एक मेरे पास एग्जाम्पल है। एक शहर में, एक जयपुर के अंदर ज्वेलर है, उन्होंने अपने मकान में कुछ परिवर्तन करना था। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास था उनको, क्योंकि मेरे ज्योतिष के क्लाइंट थे। तो उन्होंने मुझे हायर किया कि आप जो कहेंगे हम वैसे ही बनाएंगे। तो मैं उनके घर गया और मैंने घर पे अपने कंपास से उनका पूरा डिटेल्स लिया, और मैं एक दिन मैंने उस पूरे गणित पे लगाया। अगले दिन जब मैं उनको ब्रीफिंग करने गया उनके घर की, तो वहां पर एक बहुत ही वृद्ध कारीगर थे, सफेद मूछें थी और अलग सी आभा उनके चेहरे पे दिख रही थी, एक चमक दिख रही थी और अच्छी वृद्धता लिए हुए वो कारीगर थे। और वो भी मेरे साथ साथ, क्योंकि उनके मेन प्रधान कारीगर वही थे जो उस मकान को बनवाएंगे, जिसे आप ठेकेदार कह सकते हो। तो वो मेरे साथ साथ घूम रहे थे और मैं उनको एक एक चीज ब्रीफिंग कर रहा था कि यहाँ से दीवार हटेगी, हमें इसको हल्का करना है, यहाँ पर निर्माण करना है, यहाँ पर इस एरिया को बिल्कुल साफ कर देना है, यहाँ पर झरोके छोड़ने हैं। जब मैं उनको पूरा गाइड कर रहा था,
तो वो मन मन मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको जानता नहीं था उस कारीगर को। फिर उन्होंने मुझे उस कारीगर से परिचय कराया जो कि राज परिवारों का, जिसे राज कारीगर कहते हैं, मतलब उसने हमारे जो जयपुर राज घराना है उससे कनेक्टेड वो कारीगर था, जिसके पिता दादा परदादा सब राजाओं के लिए कार्य करते रहे, महलों के लिए कार्य करते रहे, किलों के लिए कार्य करते रहे, भवनों के लिए कार्य करते रहे, महलों के लिए काम करते रहे। उस पीढ़ी के वो कारीगर थे जो उनके घर का काम करवाने वाले थे। और वो मन मन मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि जितनी बातें मैंने बोली वो पहले उनको बता चुके थे, पर जो मकान बनवाने वाले थे उनको उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, उनको मेरे पे विश्वास था। और वो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि सारी बातें टैली हो रही थी, मेरी गणित और उसकी गणित 100% मैच कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो प्राचीन कारीगर की मैं बात कर रहा हूं, तो वो फार्मूले उनके पास थे जो समय के साथ खत्म हो गए। ऐसी में एक कारीगर जो ऑलरेडी इसी ऐसे ट्रेडिशन का कारीगर था, उसने जब अपना खुद का मकान बनाया तो उसने मुझे हायर किया, जबकि वो एक कारीगर ही था और शायद वहां से फीस भी इतनी नहीं मिलनी थी। फिर भी मैं उसके गया, और क्योंकि उसका प्रेम और अरुणय भाव इतना था कि मेरे को जाना पड़ा। जब मैं उसके मकान पर गया तो उसने अपने देसी फार्मूले से बताया कि मैंने ऐसे बनाया। वो फार्मूले हमारी किताबों में नहीं मिलते। जब वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगा तो उसने गिनती करनी शुरू की, एक एक कदम पे इन जिन ताज, इन जिन ताज। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोला कि जो लास्ट सीढ़ी होगी जिसपे मेरा लास्ट कदम जाएगा वहां ताज होना चाहिए, तभी ये सीढ़ियों की संख्या पूरी होगी। वास्तु ग्रंथों की गणित के हिसाब से भी बिल्कुल वैसी वही सीढ़ी आती है जिसको वो इन दिन जिन ताज कर रहा था। तो मैंने कहा बाकियों का क्या रूल है? कहता है जिन पे कभी खत्म नहीं होनी चाहिए सीढ़ी, जिन पे मतलब विनाश। तो बिल्कुल जो वास्तु के ग्रंथों के मतलब गणित के फार्मूले हैं उसको उसने अपने देसी फार्मूलों के साथ सेट कर रखा था। ऐसी और भी बहुत सारी बातें थी। तो धीरे धीरे वो जो कारीगर हैं वो नहीं रहे, दूसरे लोग इस विद्या में आ गए। और जब आ गए और नया नया भारत में आर्किटेक्चर ब्रांच फल फूल रही थी, जहां खूबसूरत मकान बनाने की एक होड़ थी। उस खूबसूरत मकान बनाने के अंदर वास्तु के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। उस समय जो मकान बने, लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक कष्टों की उत्पत्ति हुई। और मेरा मानना यह है कि एक सुंदर महल हो वो और उसमें वास्तु के रूल ना हो तो वो एक सुंदर पुरुष या स्त्री की लाश मान सकते हो। वो सुंदर तो बहुत है परंतु उसमें आत्मा नहीं है। तो वास्तु एक मकान के अंदर आत्मा का काम करता है, जिसमें आपको सुख शांति समृद्धि मिलती है। एक सुंदर महल है पर उसमें खून की नदियां बह रही हैं, तो वो कैसे वास्तु हो सकता है? बात समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब यह है कि एक सुंदर मकान, उसमें वास्तु नहीं है तो वो एक सुंदर लाश के रूप में है जो जीवित नहीं है। वो सुंदर महिला हो सकती है, वो सुंदर पुरुष हो सकता है, परंतु उसमें जीवन नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो वास्तु के नियम है वो एक मकान को घर बनाते हैं। घर का मतलब जहां परिवार होता है, परिवार की सुख शांति समृद्धि होती है। मकान तो कोई भी बना सकता है पर घर बनाना वास्तु का काम है। तो वास्तु के नियमों को अगर हम उसमें डाल देंगे तो हमारा जीवन का जो संघर्ष है, संघर्ष तो सबके जीवन में, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। चींटी से लेकर हाथी तक का जो प्राणी है सब संघर्षशील है, परंतु उस संघर्ष में हम और संघर्ष को बढ़ा लें गलत वास्तु से, वो कहीं भी समझदारी नहीं है। ज्योतिष में मंगल जमीन का कारक है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल दूषित है तो हमें कभी कभी वास्तु दोष के मकान में मजबूरी में रहना पड़ता है। किसी का चौथा घर जो मकान का होता है वो अगर दूषित है तब भी हमें गलत वास्तु में रहना पड़ता है। पर अगर हम उसका उपाय क्या है, आपकी कुंडली को भी ठीक करने का उपाय क्या है कि अगर हम अच्छी वास्तु में रहने लग जाएं तो उन ग्रहों और उस भाव में भी कुछ परिवर्तन होने लगेगा, हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट था, या मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वास्तु होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जिससे कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक स्पेस को जब निर्धारित करते हैं अपने जीवन के लिए, वो आपके सुख दुख का भी निर्धारण हो जाता है। तो हम दिशा बदलकर दशा बदल सकते हैं, यही वास्तु का मुख्य सूत्र है। तो हम अगर सही दिशाओं को, तो ये 16 दिशाओं का जो सूत्र है वास्तु के ग्रंथों में, अगर हम इसको समझ गए तो अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं और भी अच्छा बना सकते हैं। अगले वीडियोस के अंदर उन सूत्रों का वर्णन करेंगे जिसका महिमा गान मैंने आज किया है कि वास्तु होता क्या है। तो उन सूत्रों पे
हम लोग अगले वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में अनुभव करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।